स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण बिंदु के लेकर। मैं आज कोई क्लास करने के लिए उपस्थित नहीं हूँ। मैं आज आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ की स्ट्रेटजी को लेकर आया हूँ। पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े हम एग्ज़ाम में पास कैसे करेंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए या फिर अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। हमें कुछ रूल रेगुलेशन के अनुसार चलना पड़ता है, तभी जा कर के हम अच्छा नंबर ला पाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ भूगोल, हिस्ट्री या फिर साइंस या हिंदी पढ़ने से हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, बल्कि वह पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है उस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे रेगुलर होते हैं, जैसे जिन बच्चों ने क्लास शुरू किया होगा जनवरी या फरवरी से 2024 में, उन बच्चों की तैयारी तो कुछ अच्छी खासी हो गई होगी। लेकिन वे बच्चे जो शुरू से पढ़ाई नहीं करते हैं और अंत में उन्हें लगता है कि नहीं, अब हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तो वैसे बच्चों के लिए मैं एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूँ और उनके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ कि आप किस प्रकार से पढ़कर अभी से जो आपका शेष समय बचा है, उस शेष समय में पढ़कर कैसे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप सबको मालूम है कि आज का जो तारीख है वह है 20 अक्टूबर 2024 और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 2024 में होने वाला है। किस महीने में? आप सबको पता है 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। यानी हमारे पास गिने चुने समय हैं। गिने चुने समय का मतलब मेरे पास 100 दिन है, यानी 100 दिन है और 100 दिनों की तैयारी में हम लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम क्या करें ताकि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। वह हर बच्चों का सपना होता है कि हम अच्छा से अच्छा मार्क्स को ग्रहण करें। तो कैसे कर सकते हैं आप? क्या सिर्फ आपको किताब पढ़ने से अच्छा मार्क्स आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने से अच्छा मार्क्स आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मार्क्स लाने के कुछ स्ट्रेटजी होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो सबसे पहले तो आपको हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। क्या है हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस? तो समझिए, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जैसे आप सबको मालूम होना चाहिए कि वैसे तो हमारे एग्ज़ाम में 6 नंबर के 6 सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं। 6 सब्जेक्ट, ठीक है ना? लेकिन इस 6 सब्जेक्ट में से जो हमारे काम के सब्जेक्ट है वह कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, है नहीं? 6 सब्जेक्ट में से हमारे काम के कितने हैं? 5। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो? तो साइंस है आपका, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और आपका संस्कृत या उर्दू है। तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट हैं। लेकिन 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश का मार्क्स मैट्रिक के फाइनल एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है उसमें ऐड नहीं किया जाता। उसको क्यों नहीं ऐड किया जाता है? इसीलिए क्योंकि मैट्रिक के लिए एक तरह से जो बिहार बोर्ड का सिस्टम है वह इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। हाँ, लेना कंपलसरी है, लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन मार्क्स यदि आप कम लाते हैं उसमें तो भी आपको उससे कोई रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें मेन रूप से फोकस किस पर करना है? तो बाकी के जो 5 सब्जेक्ट बचे हैं, कौन कौन? तो आपका जो SC यानी साइंस है, आपका साइंस SC, और आपका SST है यानी सोशल साइंस। उसके बाद आपका जो मैथ है, उसके बाद जो आपका हिंदी है, उसके बाद जिस बच्चे ने उर्दू ले रखा है उसके लिए उर्दू और जिस बच्चे ने संस्कृत ले रखा है उसके लिए संस्कृत। आप एक एक बात को अच्छे से समझिए, एक एक बात को अच्छे से समझिए कि क्या हम बताने वाले हैं। आज जो है हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको कुछ नया जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी करिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि मैट्रिक का एग्ज़ाम कोई भारी एग्ज़ाम नहीं होता है। मैट्रिक का एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम होता है। जिस तरह से आज के ज़माने में बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम की ओर भागते हैं या ऐसा लगता है उनको कि मैट्रिक का एग्ज़ाम बड़ा ही भारी होता है, कैसे हम करेंगे इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, हमने भी कभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है। मैट्रिक का एग्ज़ाम बिल्कुल ही ईजी एग्ज़ाम होता है अन्य एग्ज़ामों से, क्योंकि इसके बाद भी आपको कई सारे एग्ज़ाम देने हैं। 12th का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको और कई सारे फॉर्म फिलअप करेंगे,
अब अपने जीवन के लिए उसके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। यानी एग्ज़ाम तो बहुत सारे देने हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक एग्ज़ाम दे करके हम कोई तीर मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि मैट्रिक का एग्ज़ाम कोई भारी एग्ज़ाम नहीं होता है, ये बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम है। इसको पूरा करने के लिए, इसमें अच्छे मार्क्स ग्रहण करने के लिए कोई बड़ी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस और एकाग्रता चाहिए। आपको पढ़ाई के प्रति लॉयल होना पड़ेगा, तभी जा कर के आप जो है इसे ग्रहण कर सकते हैं या फिर अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बताया कि ये 5 सब्जेक्ट आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि किसी बच्चे का साइंस अच्छा होगा, किसी का सोशल साइंस अच्छा होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का हिंदी अच्छा होगा, चाहे किसी का उर्दू या संस्कृत अच्छा हो सकता है, यानी मजबूत हो सकता है। कैसे मजबूत हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि उसको इसमें मन लगता होगा, फोकस किया होगा, इस कारण से। तो हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे। आपको हम चूंकि किसी विशेष बच्चे के लिए ये बात नहीं बता रहे हैं, हम उन सभी बच्चों को बता रहे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को अपना आइडियल मानते हैं या अच्छा मानते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, मेरा मजबूत है, उसमें पकड़ मेरा बढ़िया है, हम ये कहेंगे कि आपको उस सब्जेक्ट पर फिलहाल फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस सब्जेक्ट पर फोकस करिए जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर बच्चों का मानना होता है कि मैथ थोड़ा भारी सब्जेक्ट है, और मैथ वास्तव में भारी है नहीं, लेकिन भारी इस कारण से हो जाता है क्योंकि मैथ जो है वह कॉन्सेप्ट पर आधारित सब्जेक्ट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप साइंस में रट करके एग्जाम में ला सकते हैं नंबर, लेकिन मैथ में आप क्या रटिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं रट करके, है नहीं। इसमें आपको अपना माइंड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तब तक आप मैथ में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाइएगा, है नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो आपको कमज़ोर लगता है सब्जेक्ट की हमारी पकड़ इस सब्जेक्ट में नहीं है, उस सब्जेक्ट पर आपको विशेष तौर पर फोकस करने की आवश्यकता है। और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें पकड़ है, उस सब्जेक्ट को फिलहाल आप बाएं में रखकर चलिए, और जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लगता है उस पर ध्यान दीजिए। ये तो हुई कि आपको पढ़ना कैसे और किस सब्जेक्ट पर पढ़ना है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि किताब तो बहुत है, नोट्स तो बहुत है, तो पढ़ना क्या क्या है भाई हमें। तो आपको मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे साइंस का ही अलग सिलेबस होता है कि इसमें जो है 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक आपका जो होता है वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, और एक होता है सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए ये बात। सब्जेक्टिव प्रश्न होता है, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव भी 2 तरह का होता है, नहीं, एक होता है आपका 5 नंबर का और एक होता है आपका 2 नंबर का, ठीक है ना। इस तरह से यह दोनों मिलकर के आता है कितना नंबर का? आपका 80 नंबर का। तो एक तरह से देखा जाए तो किस तरह का एग्जाम से हम प्रश्न पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, नहीं तो सब्जेक्टिव में लॉन्ग और सब्जेक्टिव में ही शॉर्ट पूछा जा रहा है। बस 3 तरह का ही प्रश्न है। मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत कभी नहीं हो सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है पता है? आपको कोई एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव का किताब खरीद लेना है। कौन सा किताब खरीदिएगा आप? तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे किताब आते हैं ऑब्जेक्टिव के, जो जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिखा हुआ होता है। तो आपको मैं एक आध कंपनी की नाम बता दूं कि वैसे हम बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को ब्रिलियंट का एक ऑब्जेक्टिव नोट्स आता है और एक आलोक पब्लिकेशन का आता है। ये दोनों पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों के आसपास में जो भी आपको पब्लिकेशन मिले, एक ब्रिलियंट और एक आलोक, इन दोनों में से आप किसी भी एक को चूज करके ले लीजिए, और उसे क्या कीजिए, सिर्फ आपको प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय देना है, सिर्फ 1 घंटे, और वह भी प्रतिदिन देना है। और कैसे देना है? तो हर सब्जेक्ट के लिए एक रूटीन बनाइए। कैसे रूटीन बनाइएगा? तो जैसे मान लीजिए कि आज आपने सोशल साइंस पढ़ा, तो कल आपको सोशल साइंस का नहीं पढ़ना है, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, और जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसका रिवीजन भी कर लेना है। और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, एक चैप्टर पढ़ना है। जैसे सोशल साइंस का हम आज पहला चैप्टर पढ़े जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हमने वो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, और अगले दिन जो है हम अब यूरोप में राष्ट्रवाद को नहीं पढ़ेंगे, भूगोल के चैप्टर को पढ़ेंगे। जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले उसको याद रखेंगे, और जो हमने पिछले दिन पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद उसको भी रिवीजन कर लेंगे। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो आपको ऑब्जेक्टिव को रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव को रेगुलर पढ़ते हैं तो आपकी पकड़ अच्छी खासी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव में, है नहीं। वैसे भी मैं बच्चों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूं। यदि आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या किसी प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पर्सनली एक PDF भेज देंगे जिससे आप
अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में अपनी पकड़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो ये तो हुई ऑब्जेक्टिव की बात। ऑब्जेक्टिव पर आपको बस 1 ही घंटा प्रतिदिन फोकस करना है, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन रेगुलर फोकस करना है। और आपको आज से ही यह चीज़ ध्यान देना होगा आपको कि अब से हमने जो समय गवा दिया वो तो गया, वो तो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन आप आज के बाद जो आपके पास समय है, हमने बताया ना लगभग 100 दिन है आज के बाद, उस 100 दिन में हम कैसे तैयारी करें, उस 100 दिन में हम कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स ग्रहण करें, उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। उस पर हम फोकस करेंगे, है नहीं। हम जो बिता दिए वो बीत गया, अब हमें बदलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप आज ही कहीं गए होंगे, किसी दोस्तों 4 दोस्तों के साथ गप मारे होंगे या फिर इधर उधर घूमे होंगे, तो कल से मत घूमिए। आज घूम लिए तो घूम लिए, कल से मत घूमिए। कल से यह निर्णय लीजिए, वादा कीजिए अपने आप से कि अब हमें बिना मतलब के समय को नहीं गंवाना है। अब हमें सिर्फ 100 दिन सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है और मैट्रिक में अपना दबदबा बनाना है, मैट्रिक में अपना अच्छा नंबर लाना है, ताकि हमारा नाम हो सके, ताकि हमारे परिवार के लोग हमारे ऊपर गर्व कर सकें और आस पड़ोस के लोग भी हमारे ऊपर गर्व कर सके। ऐसा हमें करना है, अब ऐसा सोचना है हमें। तो हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम बोले कि मेरे पास भी नोट्स हैं, नहीं तो आप नोट्स नहीं लीजिए मेरे वाला। आप क्या कीजिए, किसी दुकानदार के पास जाइए और आलोक पब्लिकेशन का या ब्रिल पब्लिकेशन का आप कोई नोट्स ले लीजिए ऑब्जेक्टिव का और उससे याद करिए। और याद करने का मैंने तरीका बता दिया, प्रतिदिन याद करना है आपको 1 घंटे, है नहीं। तो ये था ऑब्जेक्टिव की बात। अब आते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है नहीं। और सब्जेक्टिव में भी कौन सा सब्जेक्टिव पढ़ना है भाई हमें। सब्जेक्टिव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूछा कितना जाता है पता है क्या आपको। देखिए, अगर हम एसएसटी की बात करें ना, एसएसटी, तो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होता है और हिस्ट्री होता है। तो ये चारों सब्जेक्ट मिला करके आपको 2 तरह का आता है, एक 2 नंबर वाले और एक 4 नंबर वाले। और 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वह भूगोल से भी 2 गो होता है, जो हिस्ट्री से भी 2 गो होता है, पॉलिटिक्स से भी 2 गो होता है और इकोनॉमिक्स से भी 2 होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 8 जो प्रश्न है वह आएंगे किससे, 2 नंबर वाले। इसके लिए आपको मिलेंगे 16 नंबर। और 4 नंबर वाले चारों सब्जेक्ट से 1-1 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर वाले 2-2 और 4 नंबर वाले 1-1 प्रश्न चारों सब्जेक्ट से आएंगे। इस तरह से आपको इसमें भी 16 नंबर मिल गया, यानी 16-16 32 नंबर आपको मिल रहे हैं सब्जेक्टिव से। लेकिन पढ़ना क्या है आपको सब्जेक्टिव में, क्या पूछेगा आखिर। तो सब्जेक्टिव में सोशल साइंस में कोई भी भारी सवाल नहीं पूछता है, बहुत ही इजी सवाल पूछता है। यदि आप अच्छा सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को सही से डील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन बैंक आपने लिया होगा उसको अध्ययन करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा अच्छे से। हमने उसके लिए भी एक नोट्स बनाया है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चंस को हमने एक नोट्स में लिखा है। यदि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 से पहले जो भी एग्ज़ाम हुए 2014 के बाद या फिर 2011 के बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगा, यदि आप उससे पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट 400 प्लस कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ने से। जी हाँ। लेकिन यदि आप एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से पढ़ते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस करने हैं प्रतिदिन, और उसके बाद जो है आप 2 नंबर वाले प्रश्न पर फोकस करते हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न पर फोकस करते हैं, तो आपका तो फिर ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप आसानी से लंबा स्कोर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग 3 चीज़ को ध्यान में रखें, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में 2 तरह के, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले। साइंस में 5 नंबर वाले आते हैं, सोशल साइंस में 4 नंबर वाले आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है हमें। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आज से ही लग जाइए और आज से ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव में एक भी निर्णय लीजिए, अपने आप से प्रण कीजिए कि हमारे से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के, और होगा भी नहीं। सिर्फ आपको एक बार अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 नंबर वाले प्रश्न और 4 नंबर वाले प्रश्न पर फोकस करना है अच्छे से। ये सोशल साइंस की बात बताएं। और साइंस में भी आपको 2 नंबर वाले प्रश्न और 4 नंबर वाले प्रश्न पर फोकस करना है। कहाँ फोकस करेंगे, कैसे फोकस करेंगे, बस क्वेश्चन बैंक पढ़िए फिलहाल। अगर यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो हमने बताया ना कि आपको कोई एक नोट्स ले लेना है। आलोक पब्लिकेशन बताएं हमने, ब्रिलियंट पब्लिकेशन, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के होते हैं।
आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है और याद रहे कि उसको हम कल होकर के भी रिवीजन करें, ये नहीं कि पढ़कर छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये है आपका पढ़ने का स्ट्रेटजी। और याद रहे कि जो हमें सब्जेक्ट आसान लगे उस पर हमें विशेष तौर पर फोकस करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम हिंदी की बात करते हैं, पता है हिंदी बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से। हिंदी में क्या होता है ना कि हिंदी में तो आपका जो 50 ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ग्रामर हो गया, और हिंदी का बुक का जो ऑब्जेक्टिव हो गया वह आता है आपका, तो इसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। और जो बाकी के वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से 10 नंबर तो सिर्फ निबंध का आपका मिल जाता है। अब क्या करना है हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि ऐसे 10 निबंध को सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक से और उस पर फोकस करेंगे। देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन निबंध पूछा है हमसे, उस पर फोकस करेंगे, देखेंगे कि कैसे लिखा हुआ है, कैसे लिखने का तरीका है। हम भी वैसे आपको तरीका बताएंगे, है नहीं, बताते रहेंगे हम। तो आपको निबंध पर फोकस करना है। अब देखिए निबंध जो है बहुत आसान चीज़ है, इसमें 10 नंबर हमको मिल सकता है। पत्र लेखन कितना ईजी है, पत्र लेखन तो सिर्फ स्टेप सीख लेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्या करना होता है, वो कितना ईजी है, उसमें आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, है नहीं, इस तरह से। अच्छा दूसरी बात है कि हिंदी में गाद्यांश होता है और गाद्यांश 2 होता है 10-10 नंबर के, वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे नंबर, वो तो बच्चा ही बना लेगा कोई भी गाद्यांश इतना ईजी होता है। यानी आपको कहने का मतलब 10-5 25, 10-5 15 और 15 20 और मिल जाएगा आपको 35 नंबर, तो आपको ऐसे फोकट में मिल जाएंगे हिंदी में। बोले हमने बताया ना कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ईजी एग्ज़ाम है, आप समझिए इस बात को, बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है नहीं। सिर्फ आपको विशेष तौर पर फोकस करने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ पर विशेष तौर पर फोकस करिए आप, और आज से ही लग जाइए, इधर उधर आप समय को मत गवाइए। ये तो हुई हमें पढ़ाई कैसे करना है और क्या क्या करना है। आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा, क्या बताऊंगा जरा देखिए सुनिए ध्यान से। तो आपको कितने चीज़ों पर फोकस करना है, 3 चीज़, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न पर, ठीक है ना। मैथ का रिवीजन कैसे करें, तो मैथ के रिवीजन के लिए भी आप क्या करिए, आप प्रतिदिन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को ले लीजिए और खुद से उसको सोल्यूशन कीजिए। अगर मान लीजिए कि पहले से आप वो क्वेश्चन बना चुके हैं तो ऐसा नहीं कि कॉपी खोल करके देख देख के छाप लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको खुद से सोल्यूशन करना है, ऐसा करना है आपको, है नहीं। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत है। अब देखिए पढ़ाई के लिए हमने बताया कि ये जो फोकस करना है, हमने बताया कि पढ़ाई के लिए आप एगो कोई भी नोट्स ले लीजिए, ठीक है ना। कैसे लीजिएगा बताएं, हमने मार्केट से ले लीजिए। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक यानी QB क्वेश्चन बैंक पर आपको फोकस करना है प्रतिदिन, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल का क्या मतलब होता है, टाइम टेबल का मतलब होता है कि हमें पढ़ना कब से है और कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है। हमने टाइम टेबल भी बनाया है बच्चों के लिए, है कि नहीं। यदि आप कहिएगा तो मैं टाइम टेबल भी आपको शेयर कर दूंगा। टाइम टेबल भी हमने बनाया बच्चों के लिए कि कब हमें कौन सा सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जान लीजिए कि हर एक काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सही समय सारणी की ज़रूरत होती है। जब तक आप सही से किसी काम को नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल सकती है। बहुत ईजी है मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना, 400 450 नंबर लाना बहुत ईजी है बिल्कुल। और तेज बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो बच्चे कम पढ़ते हैं ना उनके लिए है इजी, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो वह बहुत ही सामान्य चीज़ है मैट्रिक का एग्ज़ाम, कोई भारी चीज़ नहीं है। आपको इन सभी चीज़ों पर फोकस करना है। तो हमने क्या बताया कि नोट्स लेना है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करना है और टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल किसको कहते हैं, तो टाइम टेबल का मतलब हमें कब उठना है, सुबह में हम उठते ही क्या पढ़ना है पहले, उसके बाद हो सकता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग करते होंगे तो वो जाना है हमें। ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो वहाँ से आएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, हमें साइंस कितने बजे पढ़ना है, ये इस चीज़ पर फोकस करना है। हमें मैथ कितने बजे रिवीजन करना है, हिंदी कितने बजे पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है उस पर कितना समय देना है और जो मजबूत है उस पर कितना समय देना है। इन सभी चीज़ों पर आप फोकस कीजिए और इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, है नहीं। इन सभी चीज़ों पर यदि आप फोकस करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा मार्क्स ग्रहण कर सकते हैं। बड़ा आसान है मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना, बस यकीन कीजिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा यह मोटिवेशन भरा वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा और आप आज से ही अपने स्ट्रेटेजी में लग जाइएगा, तैयारी में लग जाइएगा। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं भी आप लोगों के सिलेबस को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा और आप भी आज से ही लग जाइए बिना समय को गंवाते हुए। बस आज के लिए धन्यवाद।